वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को बने 75 बरस हो गए और पाकिस्तान अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। हम एक तरफ तो पाकिस्तान का वो सफ़र देखते हैं जो पाकिस्तान ने आज तक किया है, और फिर आगे वाली मंजिल के लिए हमने आगे कैसे बढ़ना है, कुछ इस हवाले से भी बात करते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का दिल, जमहूरियत की रूह पाकिस्तान का पार्लिमान है, और इस पार्लिमान को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो क्या सोचती है, पाकिस्तान के नौजवानों को इस पार्लिमान से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए ये पार्लिमान कैसे उनके हुकूक़ के लिए खड़ी है, ये पार्लिमान कैसे हमारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हर वो तबका जो इस्तेहसाल का शिकार है, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जराइम है इस माशरे में, चाहे वो तकसीम है सियासत की बुनियादों पे, चाहे वो नफ़रत है, ये सारे वो मामलात हैं, वो मसाइल हैं जिसका हल अगर कोई इदारा पेश कर सकता है तो वो इदारा है पार्लियामेंट, कौमी असम्बली, सेनेट। और इस पार्लियामेंट की मजबूती के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक तवील जद्दोजहद की है। बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले भी उनको करने पड़े हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी हैं, और आज हम पार्लियामान में ही मौजूद हैं जी, कौमी असम्बली में। और कौमी असम्बली में बड़ी अहम तकारीब हो रही हैं, कुछ उनका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इस ऐवान को खोला गया, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को वहाँ पर इन्वाइट किया गया, स्टूडेंट्स को वहाँ पर इन्वाइट किया गया, और पाकिस्तान की ख़वातीन को वहाँ पर इन्वाइट किया गया, ट्रांसजेंडर्स को, मीडिया पर्सनस को, और ऐवान में बैठ के उन्होंने अपने हुकूक़ की बात की। और ये इनिशिएटिव था स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब का। जनाब स्पीकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे पूछेंगे कि ये इनिशिएटिव और इसका रिस्पांस अब तक क्या रहा। कौमी असम्बली पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, पार्लियामान पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, कोई इसको रबर स्टैम्प कहता है, कोई उसको कहता है कि ये डिबेटिंग हाउस भी नहीं बन सका, कोई कहता है कि यहाँ पर लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए आते हैं, बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं। तो कैसे पार्लियामान पे अवाम का यकीन दोबारा बहाल किया जाएगा? क्या जो मामलात पार्लियामान में हल होने चाहिए थे अगर वो दूसरे इदारों में चले गए हैं तो उनको वापस पार्लियामान में कैसे लाया जाएगा? और एक बहुत बड़ी जमात जो पार्लियामान से बाहर है वो नाराज़ है, और उसको वापस लाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली क्या सोचते हैं, तमाम बातें पूछेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है राजा परवेज़ अशरफ साहब। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये इतना अनप्रेसिडेंटेड आपने काम किया कि मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट ऐवान के अंदर गई हूँ, बहुत साल मैंने ज़ाहिर पार्लियामेंट को कवर किया है। तो ये इनिशिएटिव और जो रिस्पांस अब तक आपको मिला, और कैसा लगा आपको आज स्पेशली जो ख़वातीन का इतना बड़ा आपने कन्वेंशन किया है? शुक्रिया तंजीला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मेरी ये एक बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो ये कौमी असम्बली है, पाकिस्तान की पार्लियामान जो है, उसका एक जो है ना पाकिस्तान के अवाम और हर तबका फ़िक्र के साथ एक ऐसा तल्लुक़ होना चाहिए कि हर कोई इसको ओन करे, हर कोई समझे कि पार्लियामान की इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त है। दरअसल पार्लियामान तो देखें, जो जमहूरियत आप इसको कहते हैं, वो ये है कि ऐसा कोई हाल नहीं बन सकता जिसमें 22 करोड़ लोगों को बिठाया जा सके। सो सिस्टम बनाया कि भाई 8-10 लाख लोग जो हैं वो एक नुमाइंदा बनाकर भेज दें। वो नुमाइंदगी जो है दरअसल पाकिस्तान के उन्हीं अवाम की है जो दूर दराज बैठे हुए हैं, हर तबका फ़िक्र से उनसे तल्लक है, हर फ़िक्र से कि वो पैरोकार हैं, हर सियासी जमात है उनकी, या कोई मज़हब है, या उनका कोई अकीदा है, या सोच है, या फ़िक्र है। लेकिन एक चीज़ सब में कामन है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पार्लियामान हमारी है। इसकी इज़्ज़त और तौक़ीर जो है हम पर लाजिम है, हम पर फ़र्ज़ है। ये जितनी इसका तक़द्दुस होगा इतना ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये एक बुनियादी नुक्ता है कि पार्लियामान, जिस वक्त हम पार्लियामान कहते हैं तो फिर मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, ये उनकी उमंगों, उनके एहसासात और जज्बात की तर्जमान है। जब आप सही एहसासात और जज्बात की तर्जमानी उस वक़्त करते हैं जब आपका आपस में बड़ा खूबसूरत एक रिश्ता कायम हो, और वो मोहब्बत का रिश्ता हो, वो एक ऐसा रिश्ता हो जो बड़ा भरोसे का रिश्ता हो, एतमाद का रिश्ता हो। तो मैं क्योंकि पाकिस्तान के 75 साल और ये सालगिरह का जो मौका होता है, आप माजी की अज़मतों की तरफ भी देखते हैं और आप अपने आप को याद दहानी भी कराते हैं। 11 अगस्त को आपने जो हमारे मसीही
برادری اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو آپ نے دعوت دی. جی. کتنا ضروری ہے ان کو یہ اسٹرینتھ دینا؟ ہم ان کے مخصوص نمائندے تو دیکھتے ہیں پارلیمان میں لیکن ان کے مسائل آج بھی ہیں. میں تنزیلہ آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے لیے بھی بڑا خوشگوار اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا کہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے غیر مسلم بہن بھائی جو ہیں وہ ان کرسیوں پر تشریف فرما تھے جہاں پر اس ملک کا پارلیمنٹیرین بیٹھتا ہے، جو ان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، ان کو وہ ماحول بتانا، اس بلڈنگ کے ساتھ ان کا ایک تعلق قائم رکھنا اور ان کو ایک اچھی یادیں ان کی جو ہے اس سے وابستہ کرنا، یہ بہت ضروری تھا. اور جس انداز سے انہوں نے، جس شوق سے، جس جذبے کے ساتھ وہ بیٹھے اور انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اس میں اتنی پاکستانیت تھی، پاکستان سے اتنی محبت تھی. پاکستان تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. ایک شخص نے، ایک خاتون نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں ایک لفظ میں پاکستان کی تعریف کروں، اگر مجھے ایک لفظ کہنا پڑے پاکستان کے لیے تو میں کیا کہوں گی؟ اس نے کہا ماں، پاکستان میری ماں ہے. بہت خوبصورت لگا مجھے، اور یہ پاکستانیوں کا جذبہ ہے جس سے ہم نے تنزیلہ چینلائز کرنا ہے. ہم بکھرے ہوئے ہیں، سچی بات ہے، اور ان سب کو جمع کرنا، اکٹھے کرنا. اور یہ تو گلدستہ ہے نا، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی ایک زبان بولتا ہے، کوئی دوسرا. یہی تو ہماری خوبصورتی ہے. اس خوبصورتی کو اکٹھا کر کے، گلدستہ بنا کے، ایک طاقت بنا کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ محبت کا راستہ ہے، وہ برداشت کا راستہ ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا راستہ ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا راستہ ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کا راستہ ہے، اور اس ملک سے محبت کرنے کا راستہ ہے. 75 سال یقیناً بہت لمبا سفر طے ہوا. کئی نسلیں بیت گئیں، چلے گئے وہ لوگ، وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اس ملک کے قیام کے لیے قربانیاں دیں. ان کے لیے ہم نے وہ جو تھا وہ تصویری نمائش کا بندوبست کیا. آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ وہ دن میں دیکھ رہا تھا کہ 11 سپٹمبر کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود جو تھے وہ اسمبلی کے روسٹر پہ جو تھے وہ اس پہ کر رہے تھے، دستخط کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ حلف لے رہے تھے. اور یہ اسمبلی جو ہے، یہ جو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی جو ہے، وہ پاکستان سے 4 دن پہلے بارز وجود میں آ گئی تھی. اور دیکھیں اس وقت بھی انہوں نے متفقہ طور پر منڈل صاحب کو، جو غیر مسلم تھے، ان کو کہا کہ آپ پریزائڈ کریں. تو یہ وہ جذبہ تھا جس سے پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ترقی کی. لیکن جو خامیاں ہماری رہ گئی ہیں وہ اسی طرح ہی ہم پور کر سکتے ہیں. ہم جیسے لوگ اسپیشلی جن خواتین کی آواز ہے جو باشعور طبقے کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ اکثر گلا کرتی ہیں کہ چاہے تاریخ لکھنے والے راکم ہوں، چاہے شاعر ہوں، خواتین کی جو قربانیاں یا خدمات اس کا اعتراف اس طرح سے نہیں ہوتا. تو آپ نے پارلیمانی تاریخ میں وہ خواتین جنہوں نے قانون سازی میں، قوانین کو بہتر کرنے میں، ترامیم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کا آپ نے اعتراف کیا؟ تنزیلہ صاحبہ، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے وومن کاکس کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے وہ تمام خواتین، ان پہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ ویڈیو کلپ بنائی ہے جن میں ان کے نام، ان کی تصویریں، وہ کہاں پہ ہیں. پھر انہوں نے پاکستان کا نقشہ بنا پر اس پر تمام پرومیننٹ خواتین کی جو ہے وہ تصویریں لگائی ہیں، جو مجھے بہت اچھا لگا. اور اس کے بعد انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت سے انہوں نے کام کیا، اور مجھے یقین ہے کہ دیکھیں ہم تاریخ سے سیکھتے ہیں. جب تک ہم اپنے ہیروز کو، وہ لوگ جنہوں نے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کو یاد نہیں رکھتے، ان کو سامنے رکھ کے ان کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو یہ تو قوم کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں یہ لوگ. تو اس کا ہمیں بھرپور ادراک ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ خواتین جو ہماری نامور خواتین گزری ہیں، انہی کے حوالے سے ہماری باتیں ہوئیں. اور مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ آپ موجود تھیں، آپ نے خود بہت خوبصورت گفتگو کی. مجھے بہت اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ میں 18 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں، اور پہلی دفعہ گیلری سے آ کر میں نیشنل اسمبلی کے ممبر کی کرسی پہ بیٹھ کر اسی مائک سے میں مخاطب ہوں جس سے یہاں کے جو ہے وہ آنریبل ممبران کرتے ہیں. تو مجھے بھی یہ بہت اچھا لگ رہا تھا. یہ ہمارا ایک رشتہ قائم ہو رہا تھا. آپ کا اس مائک کے ساتھ، اس کرسی کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے ہر پاکستانی کا.
बहुत सारे मामलात पार्लियामान से बाहर चले गए और पिछले कुछ सालों में हमने बड़ा लॉस किया। वो स्पेस आप वापस कैसे ला सकते हैं? आपकी जमात को मफाहमत का कहते हैं ना कि वो जो जादू है, वो छड़ी आपकी जमात के पास है। आप पाकिस्तान के सारे मसाइल को वापस इस ऐवान में ला के हल करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? तंजीला, मुझे इस बात पर हमेशा फ़ख्र रहेगा और है कि मेरी जमात ने, मेरे जो लीडरान कराम थे पहले, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया पाकिस्तान को, उन्होंने इस बिल्डिंग्स का इफ्तिताह किया, इसका संगे बुनियाद रखा उन्होंने। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब इस पे बदकिस्मती से आग लगी एक मौके पर, तो उन्होंने फिर इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवा के दोबारा इसका इफ्तिताह किया। तो उसके अलावा जो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो थी वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने की कि वो एक बड़े मुतलक़ुल और नान किस्म के प्रेसिडेंट बने थे। उनके पास तमाम इख्तियारात थे, क्योंकि वो 58(2)B के अलावा बहुत सारे इख्तियारात थे जो उस वक़्त के आमिर ने आईन पाकिस्तान से निकाल कर ख़ुद ले लिए थे और पार्लिमान को का वो हक़ जो था वो सलब कर लिया था। उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने हमें कह कर मजबूर करके उन्होंने कहा कि नहीं, ये करो और ये सारे इख्तियारात जो है वो पार्लिमान को वापस कर दो। मैंने तो ऐसा कोई शख्स तारीख़ में नहीं सुना, ना देखा हो। कोई ये कहते हैं कि जिसने वो इंग्लैंड का बादशाह था जिसने जो थ्रोन जो था वो एब्डिकेट कर दिया था और वो तख्त छोड़ के भाग गए थे शादी करने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने तमाम तर इख्तियारात जो थे वो वॉलंटरीली जो है वो पार्लिमान को वापस किए और फिर बड़ी खुशी के साथ वापस किए। और मैं समझता हूँ कि आज जो आप पार्लिमान देख रही हैं वो इसी बात की मरहून मिन्नत है कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे। जी राज साहब, जो पार्लिमान के बारे में जो गुफ्तगू है उन जमातों की जो पार्लिमान से बाहर चले गए, बिलखुसूस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं जिक्र कर लूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आपको लगता है कि पार्लिमान का तकद्दुस उससे मजरूह हो रहा है, हो रहा है? बिल्कुल। मैं बताऊं कि सच्ची बात तो ये है कि 100 इख्तलाफ हों आपस में, सियासत तो नाम ही इख्तलाफात का है। सियासत तो जो है ना वो अगर हमारे कोई आपस में इख्तलाफात ना हो तो फिर तो एक ही जमात बन जाए। तो मुख्तलिफ जमातें हैं तो मुख्तलिफ उनके नुक्ता नज़र हैं, उनके अपने अपने ख्यालात हैं। फ़र्क सिर्फ इतना यह है कि इसको खूबसूरत से बनाने के लिए इसको कोई जो है इसको हमें एक दूसरे के जो ख्यालात हैं, एक दूसरे के नुक्ता नज़र की इज़्ज़त करनी चाहिए और अपने नुक्ता नज़र की तरवीह करनी चाहिए, उसको फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अदवी जंग है। तो अदवी जंग के लिए कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से हमारी सियासत जो है ना जी वो उसमें बड़ी जो है ना शिद्दत आ जाती है। शिद्दत किसी चीज़ में भी आ जाए, मज़हब में भी आ जाए तो वो जो उसके असरात मुख्तलिफ हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसीलिए सियासत में एक बैलेंस कायम रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमतें आती रहती हैं, चले जाते हैं, कोई कुर्सी एक है या दूसरी है, लेकिन देखना ये है कि पार्लियामान में कौन बैठा है। मेरे नज़दीक शायद इसका इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी पार्लियामान काम कर रही है, कोई भी बैठा है वो चल रही है, खूबसूरत अंदाज से पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, ओवरसाइट कर रही है और कानून साजी वो हो रही है जिससे पाकिस्तान के आम शहरी का फ़ायदा हो। तो मैं समझता हूँ वो पार्लियामान जो है वो इस मुल्क को तमाम रिफ्तों तक, तमाम खुशियों तक से हमकनार कर सकती है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं बड़ा पुरएतमाद हूँ कि पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला ने बड़ा रिजिलियंट कौम बनाई है, बड़ी बहादुर कौम बनाई है, बड़ी सोच वाली, बड़ी मेहनती है। इसमें कोई मायूसी की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगा। हमारी सियासतदान बहुत अच्छे, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग। हमारा मीडिया जो है देखें वो बड़ा विजिलेंट है। थोड़ी थोड़ी अपनी हमने ज़रा डायरेक्शन जो है सेट करनी है, फाइन ट्यूनिंग करनी है। तो ऐसा तो मुल्क ही कहीं नहीं है, ऐसे लोग ही नहीं है कहीं, इतने मेहनती, जफाकश, बहादुर, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज कहाँ से मिलेंगे हमें लोग। प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन।
वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। आप क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और अब आपसे पीटीआई थोड़ी सी नाराज़ है, आपने जो इस्तीफे मंजूर किए, कुछ उस हवाले से बता दें, मंतक क्या थी, क्यों इतने अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अदालत में भी चले मैंने गए। बहुत देखें एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो कि रूल्स है ना जी स्पीकर के सामने, वो तो ये है कि हम बहुत मजबूर होकर किसी का इस्तीफ़ा लेते हैं, बल्कि यहाँ तक उसमें लिखा है कि अगर एक मेंबर आकर मुझे इस्तीफ़ा खुद पेश कर रहा है और कह रहा है कि मैं खुशी से दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कान में किसी ने डाल दिया कि नहीं जनाब इसको मजबूर करके आपके पास भेजा गया है, मैं फिर भी रुक जाता हूँ वहाँ पर। ये कानून कहता है मुझे। ये 6-7-8 लाख लोगों का जो है ना वो चुनाव है, उसको एक शख्स बैठकर इधर या उधर कर दे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गैर जमहूरी फेल है। वो या तो ये है ना कि अब मिसाल के तौर पे उसका कोई फ़ायदा हो, ये इस तरह तो फिर ये होगा कि कल कोई दूसरी असेंबली आए तो वो उसको कहे कि अच्छा मैं जा रहा हूँ अभी क्योंकि मेरी हुकूमत नहीं बनी, फिर दूसरा कहे, फिर अपोजिशन में बैठने के लिए कोई तैयार। अपोजिशन में बैठना तो बड़ी खूबसूरती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो 17 लोगों से अपोजिशन में बैठ गई थी। सारी दुनिया कहती रही कि अपोजिशन में ना बैठो, इस्तीफे दे दो। उन्होंने बोला नहीं, अगर मैं अकेली भी हुई तो मैं अब सिस्टम को चलाऊंगी। सिस्टम सिर्फ हुकूमत नहीं चलाती, अपोजिशन भी चलाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये वही जो मैंने पहले गुजारिश की, थोड़ा बहुत ये है, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा, मैं पूरा उम्मीद हूँ। क्योंकि बहुत सारी सालसी और इसका मरकज़ रहता है, आप कोशिश कर रहे हैं कोई बाज़ाब्ता कोई बैकडोर चैनल्स के दे शुड कम बैक? देखिए मुझे बहुत सारे जो हमारे मेंबरान हैं वो अप्रोच करते हैं, वो समझते हैं कि मैं उनका कस्टोडियन हूँ, और वो मुझे जब कह देते हैं कि भाई आपने हमारा इस्तीफ़ा भी ज़रा पेंड करना है, नहीं रोकना, अभी रुक जाइए, अब न करें और हम सोच रहे हैं, तो फिर मैं तो हतल मकदूर मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पर तमाम जमातें आएँ। अब वो जो अपोजिशन बैठी हुई है वो भी दावा करते हैं, और उनका दावा है, वो कहते हैं हम भी पीटीआई के टिकट पे लड़ कर आए हैं, हम भी पीटीआई हैं, हम और अंदाज से डिफेंड करना चाहते हैं अपनी जमात को, जो दूसरी जमात उनके हिस्सा है वो दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। ये सारी बातें सियासत का एक हिस्सा हैं और होती रहती हैं, लेकिन मेरी गुजारिश तमाम जमातों से ये होगी कि पाकिस्तान को इस वक्त अगर किसी चीज़ की अशद ज़रूरत है तो वो मोहब्बत की ज़रूरत है, वो आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। तमाम इदारों का मिल बैठना आपस में बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का जो है ना वो एतमाद हासिल करना है और एतमाद देना। अना की ज़रूरत नहीं है इस वक्त किसी की भी अना, खाए वो कोई सियासी जमात हो, कोई अदारा हो, अगर पाकिस्तान से बड़ी हो जाए तो खुदा न खास्ता वो तो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। हम जितने भी इज़्ज़त वाले हों, जितने भी हम वो अना परस्त हों, लेकिन मुल्क की खातर जो है ना अगर हमें वहाँ पर एक कंप्रोमाइज़ करने चाहिए, मुल्क को सामने रख कर हमने फ़ैसले करने चाहिए, ना कि अपनी अना से या अपने गुस्से से या किसी और नेगेटिव जज्बे से, क्योंकि जज्बा तो हर इंसान में है, हर इंसान में सारी इंस्टिंक्ट्स आप मौजूद एक बहुत है। मुश्किल वक्त में स्पीकर बने हैं और पहली बार एक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद, एक हुकूमत आने के बाद आपने ये मनसब संभाला है। पार्लियामान की बालादस्ती को आपको लगता है कोई ख़तरा है, जिस तरह से सारे सियासी झगड़े दीगर इदारों की तरफ लेके जाना शुरू हो गई हैं जमातें? मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को कोई ख़तरा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी मैं समझता हूँ कि इतना अरसा गुजरने के बाद वो पुरानी बातें अब नहीं रही हैं। वो भी बड़े एनालिस्ट हो गए हैं, वो भी बड़े तजिए करते हैं, वो भी बड़ी सोच विचार और फ़िक्र के साथ फ़ैसले करते हैं, और उनको भी पता है कि एक मजबूत पार्लियामान जो है, एक मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वही पाकिस्तान की ज़मानत। हम सब ने में जब हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो वो कोई बाहर के लोग थोड़े हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं। उन्होंने हम उनका वजूद भी हमारे लिए बड़ा मुतबरक है, हमने उनको भी सपोर्ट करना है। अदलिया है तो हमारी अदलिया है, जजेस हम में से ही बनते हैं ना जी, कोई बाहर के लोग तो नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक दूसरे के साथ वो जो मैं और तू की बात है ना, वो ख़त्म करके हम कहना चाहिए हम पाकिस्तानी। 75 साल और नौजवानों के लिए क्या है, कैसे इस पार्लियामान की तरफ देखे नौजवान
اور ہماری جتنے بھی پسے ہوئے طبقے ہیں یا جو امپاورڈ طبقے ہیں، پارلیمنٹ سے کیا امید ان کو رکھنی چاہیے؟ اور آپ کو لگتا ہے کیونکہ پارلیمان ہی سب سے بڑا فورم ہے، سب سے زیادہ یقین بھی اسی پہ ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے جب سیاستدان آپس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے. سیاستدانوں کی آپس میں دیکھو نا ایک سسٹم ہے نا، وہ تو ایک ریس ہے. وہ کہتا ہے کہ میں حکومت میں ہوں، وہ کہتا ہے میں حکومت میں ہوں، میں پاپولر ہو جاؤں، دوسرے کو ان پاپولر کر دوں. وہ ہے، وہ میں نے کہا نا کہ اس کا بھی کچھ مزاج بہتر ہونا چاہیے، سارا نظام کو سیٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری غلطیاں بھی ہیں، لیکن میں ایک آپ نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے. مایوسی کی کوئی بات نہیں. ہم تو پاکستانی ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ہم تو مایوس ہو ہی نہیں سکتے. یہ کیا مشکلات ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں جس دن پاکستان کا نوجوان اور ہم سب لوگ مل کر سر جوڑ کر سارے ادارے بیٹھے اور کمر بستہ ہو گئے، یہ مہینوں میں مسائل حل ہو جائیں گے. مہینوں میں کوئی مسئلے نہیں ہے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ مقروض ہو گئے، یہ سب ختم ہو جائے گا جس دن ہم کمر بستہ ہو گئے، ہم نے عہد کر لیا کہ ہم سب ایک ہیں. ہم سب نے اپنی قدرتیں ختم کر کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو پس پش ڈالنا ہے، پاکستان کو سامنے رکھ کر ہم نے قدم بڑھانا ہے. تو مجھے پورا یقین ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور پاکستان کے عوام پر یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو مہینوں میں اور مطلب یہ دنوں میں تبدیلی آ جائے گی. کچھ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہی ہوں، سوری وقت بھی میں نے زیادہ لے لیا، لیکن اسپیکر بننے کے بعد اس قومی اسمبلی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، کیا ویژن ہے، کون سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سننے میں والے چاہ رہا ہوں جانیں. کہ اس بنیادی طور پر جو ہے وہ جس طرح کہ آپ نے وومن کاکس کی آج کر دیکھی کہ ہم نے اگر ایک نظام موجود ہے تو اس کو بالکل ایکٹیو ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے. ہماری کمیٹیز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، پارلیمانی کمیٹیز ہیں، ان کے پاس اختیارات ہونا چاہیے اور ان کو بالکل ڈیلیور کرنا چاہیے. دیکھیں پارلیمان جو ہے نا یہ تو دن رات جاگتا ہے، اس کو تو نہیں سونا ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہاں کام کرنے والے اچھے لوگ ہیں. یہاں کا ہر فرد میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح منسلک کرے پارلیمان کے اوپر کہ یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے، یہ تمام اداروں کی ماں ہے. اس کا عزت اور تکریم اسی وقت ہوگی کہ ہم سب محنت سے کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی جذبہ لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹلائزیشن جو پروسیس شروع ہو گیا تھا اس کو ہم نے تیز کر دیا ہے اور وہ پوری آپ کی پارلیمان جو ہے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. جب ہم گرین انرجی کی طرف آئے تو مجھے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پارلیمان ساری جو ہے ہم اس کا بجلی کا بل نہیں دیتے، یہ سولر پر ہے. یہ آپ کے علم میں ہے بات؟ جی ہے کہ یہ سولر انرجی پر چل رہی ہے. اس وقت بھی میں پاور کا منسٹر تھا جب ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا. اسی طریقے سے ہم ابھی اپنا جو ہال ہے ہمارا اس کو ہم ڈیجیٹلائز تو کر ہی رہے ہیں لیکن اس کو موسٹ ماڈرن بھی کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے دوسرے پروگرام چل رہے ہیں، دوسری پارلیمان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں. ہم نے پارلیمانی ڈپلومیسی کو شروع کیا ہوا ہے ابھی اور بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو پارلیمانی لوگ ہیں وہ جا کر باہر ہمارے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ مختلف فورم پر جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہاں پر وہ ان کی کارکردگی ہے جس پر میں بہت مطمئن ہوں. اسی طرح میں سوچتا ہوں کہ ہم سب نے دیکھیں یہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ جب میں اس نقطے پر میں بار بار اس لیے آتا ہوں. آج بھی میں نے کہا نا کتنا مجھے اچھا لگا جب انہوں نے کہا یہ میری پارلیمان ہے. ہمارا تو اب نعرہ یہ ہے کہ یہ میری پارلیمان ہے. ہر بچے کی پارلیمان ہے، ہر بڑے کی ہے، ہر عورت کی ہے اور ہر جینڈر کی. تو یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی، مطلب ہر طرح سے آپ کو پورا یقین ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہر پارلیمان کو مدت پوری کرنی چاہیے. میں اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اس کا اسپیکر ہوں. ہر پارلیمان کو ہمیں ابھی بہت سارے معاملات سے باہر جذبات سے باہر نکلنا، غصے میں باتیں نہیں کرنی، بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ صاف ستھرے کولنس کے ساتھ ہم نے ڈیسیژن لینے ہیں. انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. ہم کیونکہ آزادی منا رہے ہیں، آپ اگر ہمارے دیکھنے والوں کو آزادی کا میسج دے دیں پھر ہم اس کو کنکلوڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جو ہے کہ یہ یوم آزادی ہے 14 اگست کو اور یہ ہمارا 75واں آج 75 سال ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا ڈائمنڈ جوبلی جو ہے وہ یوم آزادی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری،
हर बच्चा, हर उम्र का शख्स जो इसमें बसता है उसके लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि 75 साल का हमारा सफ़र जो है उसमें यकीनन हमने बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल की हैं, बहुत बड़ी मुश्किलात भी हमने सर की हैं, बहुत बड़े मार्के भी आए जो कि पाकिस्तानी कौम ने सर किए, बहुत बड़े जो है वो चैलेंजेस से गुज़रे, लेकिन ये तो हमने दुनिया पर साबित किया कि पाकिस्तानी कौम का जो इरादे हैं वो गैर मुतज़लज़ल हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपनी कोताहियों पर नज़र रखते हुए, अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखते हुए। इंशाअल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को हम रिफ़तों तक पहुँचाएँगे, पाकिस्तान का नामे नामी जो है वो पूरी दुनिया में ऊंचा करेंगे। ये हम सब का वतन है, ये हम सब की माँ है। अल्लाह ताला इसको क़यामत तक कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया जी। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमसे बात कर रहे थे जी, आपने गुफ्तगू सुनी राजा परवेज़ अशरफ साहब की। बहुत अहम मामलात पे हमने इनसे बात की है और ये कहते हैं कि ये पार्लियामान सबकी है। यही वो मैसेज है जो उन्होंने दिया है। और पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, बारहा जो इस वक्त की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, ये बारहा ये कहती रही है कि पाकिस्तान की मईशत का मसला है, पाकिस्तान को एक नए चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है और ये सब चीज़ें पार्लियामान में होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात मानेगी, इस बात पर यकीन करेगी? ये वो बड़ा सवाल है जो हमने इनके सामने रखा है। बहरहाल जी, 14 अगस्त की आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान की पार्लियामान बाइख्तियार पार्लियामान है, मजबूत पार्लियामान है और इसकी मजबूती से ही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता जुड़ा है, पाकिस्तान के अमन का रास्ता जुड़ा है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया प्रोग्राम। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप सबको GTV की तरफ से एक बार फिर 14 अगस्त की बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।